नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका काइनेटिक्स क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देख लीजिए बेटा, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज का आपके सामने इस तरीके से जो भी अभी तक पढ़ा है उसको बोर्ड पर छायांकित किया गया है। तो समझिएगा आप लोग हमने क्या पढ़ाया अभी तक। हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या सीखा आप लोगों ने, तो उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक शॉर्ट क्लास के थ्रू। इलेक्ट्रिक चार्ज आपने पढ़ा यानी कि विद्युत आवेश आप लोग पढ़ रहे थे, और हमने स्टार्टिंग किया था बेटा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास में सर थॉमस ब्राउन के अनुसार चार्ज जो है कितने टाइप से था, दो टाइप से था सर, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि अगर मैं आवेश की प्रकृति की अगर बात करूं कि आवेश की प्रकृति या नेचर ऑफ चार्ज कितना होता है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ चार्ज। कितने नेचर होते हैं चार्ज के? दो नेचर चार्ज के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है आपको? आवेश जो है उसकी कितनी प्रकृति होती है? दो, धनावेश और ऋणावेश। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज हमने देखा बेटा किस तरीके से जनरेट करते हैं हम लोग या प्रोड्यूस करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी के थ्रू, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिक्रीजमेंट अगर हम लोग करें तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। और वही बेटा नेगेटिव चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग इंक्रीजमेंट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, अगर इलेक्ट्रॉन का इंक्रीजमेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करेंगे, तो वहां पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि या इंक्रीजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन की कमी से या डिक्रीजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अच्छा, जब हम लोग चार्ज जनरेट करते हैं तो ऑब्जेक्ट की साइज या आयतन या वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होता है? वस्तु के आकार और उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होता है? बढ़ता है। यानी कि उसका वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है, या आकार क्या होता है? इंक्रीज होता है। वहीं हम लोगों ने डेंसिटी को देखा था, यानी कि वस्तु को अगर आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव आवेशित करोगे तो उसका डेंसिटी क्या होगा, घनत्व क्या होगा? घटेगा, यानी कि डिक्रीज होगा। ये भी हमने पढ़ लिया था। छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखने योग्य चीज़ें हैं बेटा, समझिएगा इन चीज़ों को स्टूडेंट्स, और भूलना मत। आगे हमने देखा कि यूनिट ऑफ चार्ज हमने क्या पढ़ा? यूनिट ऑफ चार्ज हम लोगों ने पढ़ा सर कि MKS और CGS, दो आपको पद्धतियों के अंदर इसका चार्ज का यूनिट या आवेश का मात्रक पढ़ना होता है। MKS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और CGS पद्धति में आवेश का मात्रक हम लोग पढ़ते हैं दो तरीकों से। कौन कौन सा? ESU और EMU, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्थिर विद्युत की मात्रक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी कि विद्युत चुंबकीय मात्रक। ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कौन सा होता है? स्टेट कूलाम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कौन होता है? परम कूलाम। मैंने आपको बता दिया है इनके अंदर रिलेशन आपको, तो वो देखिएगा, याद करिएगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? क्वारंटाइजेशन ऑफ चार्ज। इनको डिटेल में बहुत मैं पीछे वाले वीडियोस में पढ़ा के आ चुका हूँ आपको। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सॉरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वारंटीन के वहाँ से हमें क्वारंटीन याद है नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का क्वांटमीकरण। क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब चार्ज जनरेट होता है सर, तो इस चार्ज की वैल्यू एक न्यूनतम वैल्यू के इंटीजर मल्टीप्लायर के इक्वल होती है। यानी कि किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश का मान एक न्यूनतम मान या न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यानी कि n का मान जो है वो क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि क्या नहीं होनी चाहिए? तो 1/2, 3/2, 2.5, यानी कि पॉइंटों में या दशमलव में इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ठीक। तो हम लोग पढ़ के आए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का क्वांटमीकरण, या आवेश कौन सी राशि होती है? क्वांटीकृत राशि होती है। ये भी मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूँ। यही मैंने आपको पढ़ाया था कि आवेश का क्वांटा क्या होता है। तो मैंने कहा था जिस दिन आप n की वैल्यू 1 रख लोगे उस दिन q का वैल्यू ±e हो जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर हो जाएगा। तो यही क्या है आपका आवेश का क्वांटा। अच्छा, आगे चलते हैं। हमने पढ़ा चार्ज रिलेटेड टू मास, ऑब्जेक्ट के मास पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम लोग उस पर चार्ज जनरेट करते हैं।
तो ऑब्जेक्ट पर चार्ज किस तरीके से जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने से या फिर इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से। तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करते हो तो उसके ऑब्जेक्ट के मास में यानी कि उसके द्रव्यमान में क्या होती है सर, रिमूव करने पर तो कमी होती है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर या इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर द्रव्यमान में क्या होती है, कमी। और इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन की अगर वृद्धि करोगे तो मास यानी कि द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान में वृद्धि होगी या मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है आप लोगों को। तो मास का रिलेशन भी याद हो गया कि चार्ज जनरेट करोगे, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, कौन सा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करोगे तो मास डिक्रीज होगा यानी कि धनावेश उत्पन्न करते हैं तो द्रव्यमान में कमी होती है। और नेगेटिव चार्ज अगर जनरेट करते हो, इलेक्ट्रॉन का ऐड करोगे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट करोगे तो द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी यानी कि इंक्रीजमेंट ऑफ चार्ज होगा। वहीं हमने पढ़ा आवेश का संरक्षण नियम, वो क्या कहता है, लिखवा भी दिया मैंने आपको। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी निकाय का, अकेले कण का नहीं, कणों के निकाय का, किसी भी निकाय का कुल आवेश सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। कुल आवेश सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है, चाहे उनके ऊपर कोई फिजिकल रिएक्शन हो, चाहे उनके ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो, यानी कि किसी भी भौतिक या रासायनिक क्रिया के दौरान कुल आवेश किसी निकाय का क्या रहता है, संरक्षित रहता है। वही मैंने सीखा किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑफ प्रोडक्ट। क्रिया कारकों का कुल आवेश उत्पादों के कुल आवेश के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आपके सामने दो फॉर्मूले हमारे आए थे, Q = NE और द्रव्यमान में कमी या वृद्धि का आया था, ΔM = N × ME। हमने इनके ऊपर 2-4 क्वेश्चंस भी किए थे। आगे वाली क्लास में मैं आपको कराऊंगा चार्ज से रिलेटेड जो आपकी बुक्स के एग्जाम्पल्स हैं या बुक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, कितने टफली इनके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकते हैं, तो वो हम लोग करेंगे। देखते रहिए काइनेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर और पढ़ते रहिए हमारे साथ 12th क्लास की फिजिक्स।